हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रीमियम इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर किसका? मास का। सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर किसका बच्चों? मास का। कोई भी रिजिड बॉडी हो उसमें एक पॉइंट होता है, एक सिंगल पॉइंट जहां पर आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। एक ऐसा पॉइंट बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बॉडी बोले तो क्या, एक रिजिड बॉडी का मतलब क्या, बहुत सारे पार्टिकल से पूरा का पूरा बॉडी बनता है। ओके, या सिंगल पार्टिकल भी, दो पार्टिकल लिया तो उसका भी होगा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास। जैसे आपको फील करवाते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर फील करवाते हैं आपको। इसको देखिए, नोटबुक को, एक ऐसा पॉइंट है, देखिए यहाँ पर बैलेंस हो रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पे देखिए टोटली बैलेंस हो गया कि नहीं, यहाँ बैलेंस हो गया। देखो अब इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जिस पॉइंट में बैलेंस हो जाए इसका टोटल मास, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और ये बच्चों किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है कि नहीं, ये पूरा का पूरा नोटबुक। और ये देखिए सिमेट्रिकल है, इसलिए यहाँ कहां पे आया इसका सेंटर ऑफ मास? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर एक साइड वेट बढ़ा दो, मैं ये चौक रख दिया, मान लो और थोड़ा ज्यादा वेट कर रहा था तो आप फील कर पाते हैं, मैं यहाँ पे रख दिया तो देखो एक साइड क्या हो गया, वेट ज्यादा हो गया इधर, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? सोचो आप, जिधर मास मैंने यहां पर बढ़ाया है इस तरफ इंक्रीज किया ना, तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट होगा या इस तरफ, मतलब इसके साइड होगा या इसके आवे, टुवार्ड्स से आवे, तो टुवार्ड्स। जिधर आप वेट बढ़ाएंगे, मैंने चौक रख दिया, अब वजन इसका इस तरफ बढ़ गया वेट, तो यहां पर क्या होगा? बैलेंसिंग पॉइंट किधर आएगा? ऑलवेज लाइज नियर हेवियर मास। जिधर मास ज्यादा होगा उसके क्लोज होगा कौन? सेंटर ऑफ मास। आप बोलेंगे सर इसको और भी पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हैं, तो देखिए आप बोलेंगे सर मैं इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूं, ऐसे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो भी ये इस पॉइंट से ही पास कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं इसको, समझ में आई बात? अभी जिस बिल्डिंग में आप हैं उस बिल्डिंग का भी कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका भी क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। हर एक चीज का एक सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे व्हीकल है ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसका भी सेंटर ऑफ मास डिसाइड होता है कि वो जब ग्राउंड पे रन करेगा तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, और जितना नीचे होगा, ग्राउंड से कम डिस्टेंस पे होगा वो व्हीकल, उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, वो पलटेगा नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अब समझते हैं इसको, फॉर्मुलेशन। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? फील करिए आप कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको बैलेंस कर सके। अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड फॉर्मूले देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मास m1 है, सपोज हम एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया हमने, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, और ये क्या है बच्चों? वाई एक्सिस। सपोज मान लीजिए यहां पर कोई मास है m1, ओके, इसका नाम हमने दे दिया क्या? m1। ये मास है, ओके, और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ओके। तो इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ r1। r1 क्या है? एड्रेस हो गया, है ना, एड्रेस ही तो है। पोजीशन वेक्टर क्या? एड्रेस बताता है, कहां से? ओरिजिन से, ओके। r1। सपोज कोई दूसरा मास है m2 और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है R2, ओके। मान लीजिए एक और मास है M3, और भी ले सकते हैं आप, जितना चाहे ले ले, M3, ओके, इसका है R3। ये मास, सिर्फ मास को देखिए आप, ओके। इसको क्या करो आप, एक रॉड से वेल्डिंग कर दो, यहां से रॉड से तीनों को वेल्डिंग कर दिया, और भी ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा इनके बीच में ही, कहीं पे हो सकता है, कहीं पे हो सकता है, ओके, जहां पर आप इन सब मास को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को फाइंड करना है कि वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा, आरसीएम। मान लिया हमने कि मान लो आरसीएम यहां पे आया, सपोज ये क्या आया? सेंटर ऑफ मास। कहीं भी आ सकता है बच्चों, है ना, ये आरसीएम है ना, ये सेंटर ऑफ मास, और ये क्या हो जाएगा इसका? आरसीएम। आरसीएम सेंटर ऑफ मास का वेक्टर, ओके। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? आरसीएम
RCM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, और भी होता है तो आगे करते लिखते जाते हैं, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 सो ऑन। ओके, तो ये RCM बताएगा कि किस पॉइंट पे ये बैलेंस होगा। ओके, RCM, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, RCM equals to summation of M1 summation of MR divided by summation of M। ओके, वेक्टर लगा दिया हमने। तो ये आपको बताएगा कि किस पॉइंट पे आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप किसी किसी क्वेश्चन में देखते हैं कि R1 R2 ना दे करके क्या दे दे, आपको कोऑर्डिनेट दे दे। सपोज इसका कोऑर्डिनेट दे दे X1 Y1 Z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया बच्चों, X1 Y1 Z1, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया X2 Y2 Z2। ओके, इसका दे दिया X3 Y3 Z3। ओके, तो XCM निकालते हैं पहले। X किसका कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, मतलब RCM का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी तो हो सकता है ना, कोऑर्डिनेट से RCM निकालना है ना। तो ये इसका क्या है, ये XCM, समझ रहे बात, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं जहां पे आप बैलेंस कर सकते हैं, XCM YCM एंड ZCM। ओके, ये किसका कोऑर्डिनेट है, XCM YCM ZCM, सेंटर ऑफ मास का, जहां पे हमने इसको बैलेंस किया है। तो कैसे निकालेंगे, XCM M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली YCM कैसे निकालेंगे बच्चों, YCM M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। ZCM बच्चों कैसे निकालेंगे, सिमिलरली सेम यही होगा, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 सो ऑन, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, अब बोलोगे कि सर ये सपोज नहीं दिया हुआ है R1 R2, तो ये निकाल लेंगे, तो इससे हम ये कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो आपने सीखा है ना, कहां पे, वेक्टर चैप्टर में। चलिए आपको याद दिलाते हैं कहां पे आपने सीखा है। इसको मैं हटाता हूं, आप बस ध्यान से वीडियो देखो कुछ देर तक, अभी तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, इन 10 मिनट आप देखते रहिए, आपको बिल्कुल पूरा डिजिटल क्लियरेंस मिलेगी। तो देखिए ये RCM एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे वेक्टर आप लिखते थे ना कंपोनेंट के फॉर्म में, XCM I कैप प्लस YCM कौन सा कैप बच्चों, J कैप, ओके, प्लस ZCM K कैप। अगर कोई वेक्टर ऐसा है लिखा हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे आप, R वेक्टर का मॉड कैसे फाइंड करते थे आप, RCM बोले तो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे, अंडर रूट XCM का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर करते थे कि नहीं, YCM का स्क्वायर प्लस Z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आपका क्या फाइंड कर लेंगे, इससे RCM। ओके,
तो अभी कुछ खास तो फील नहीं हो पाया होगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको मैं और क्लियर कर देता हूं। चलिए देखिए, तो पहला पॉइंट है इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से और ग्रेविटेशन से। एक्चुअली वो न्यूट्रल पॉइंट था जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, जो आप फाइंड करते थे ग्रेविटेशन में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में। लेकिन यहां पर भी देखेंगे कुछ कुछ सिमिलरिटी है दोनों में। अब कैसे? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, तो यहां पे पहला स्टार पॉइंट लिख लें, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल। सपोज दो मास है, एक m1 यहां पर ले लिया मैंने, m1 एक मास क्या है m1, ओके, और एक दूसरा मास है m2 और दोनों का बीच का डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये डिस्टेंस है r, ओके। मान लो एक रॉड से मैंने दोनों को वेल्डिंग कर दिया, मासलेस रॉड, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर इन दोनों मास को क्या किया जा सके? बैलेंस किया जा सके। तो अपन चेक करेंगे, फिंगर यहां लगाएंगे, यहां लगाओगे तो क्या इधर गिर जाएगा, हो सकता है अगर m2 m1 से ज्यादा है या इक्वल भी है तो। अब हर एक पॉइंट पे क्या करोगे? फिंगर लगा लगा के चेक करोगे कहां पे बैलेंस होगा, कहां पे बैलेंस होगा, है ना। बैलेंस पॉइंट देखो, इसको जैसे फाइंड करेंगे, है ना, हर एक पॉइंट पे लगाएंगे कि नहीं? ओके, ये तो होमोजीनियस है, मतलब सॉरी ये सिमेट्रिकल है, इसलिए कहां पे होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। लेकिन ये थोड़ी सिमेट्रिकल है, m1 ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ओके। तो देखिए, मान लिया हमने, चलिए पहले हम मान लिया हमने कि cm यहां पे है, दिस इज cm, सपोज दिस इज cm। तो cm कैसे फाइंड करते हैं? पहले फाइंड ही कर लो। तो पहले क्या करो आप, किसी एक मास पे क्या फाइंड करो आप? ओरिजिन बनाओ, क्रिएट क्या करो? ओरिजिन। यहां पर देखिए हमने क्या क्रिएट कर लिया बच्चों? ओरिजिन। तो ये y एक्सिस हो गया, ये क्या है, कौन सा एक्सिस है बच्चों? y एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है बच्चों? x। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? 0,0,0 बोले तो क्या होगा? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 0। अब m2 के पास पहुंचना है तो किसके अलोंग ट्रैवल करेंगे आप? x के अलोंग। तो x में आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? r, y में कितना? y में आप ऊपर गए क्या? नहीं, 0, z में नहीं, 0। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों? x1 y1 z1। इसका कोऑर्डिनेट है m1। मास m1 का कोऑर्डिनेट कितना आया? x1 y1 z1। और मास m2 का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? x2 y2 एंड z2। ये किसका कोऑर्डिनेट है? मास m2 का। तो xcm फाइंड करते हैं पहले। चलिए xcm, x कोऑर्डिनेट किसका? सेंटर ऑफ मास का। बोले तो ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना। हमने मान लिया ये r1, xcm किसके इक्वल है? r1 के इक्वल है, r1। यही मैं बोल रहा था कि आप मान लो कि कहीं पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा और वो सेंटर ऑफ मास इन दोनों मास के बीच में ही मिलेगा, ये डिफरेंट है, और इसी लाइन पे मिलेगा 100%। नहीं तो आप याद करो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर भी इस लाइन पे ही मिलता था। जैसे चार्ज Q1 है, मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा, और ये चार्ज Q2 है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0 हो या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, वो कहां पे होता है? इसी लाइन पे होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आउटसाइड भी हो सकता है, इसी लाइन पे हो सकता है, लेकिन आउटसाइड भी हो सकता है, चार्ज के बाहर भी हो सकता है, या इनके बीच में भी हो सकता है,
लेकिन यहां पर इन दोनों के इनसाइड में ही होगा, आउटसाइड नहीं होगा। ग्रेविटेशन में न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता था आपको? इन दोनों मासेस के इनसाइड में। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा बच्चों? इन दोनों के इनसाइड में ही मिलेगा, आउटसाइड नहीं होगा, और इस लाइन पे ही होगा। तीनों में ये मतलब सिमिलर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और यहाँ सेंटर ऑफ मास में। ओके, दो मास की बात करें तो अब देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पहले निकालिए, वही r1 होगा आपका, वही क्या होगा? r1। तो एक्स कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3 and so on क्यों कर रहा हूं मैं? दो ही मासेस है ना, सॉरी चलिए दो मास है ना, दो मासेस है। देखिए बच्चों, एक्सीएम क्या हो जाएगा? m1 इंटू 0, एक्सोम कितना है जी? 0 है ना, प्लस m2 x2 कितना है बच्चों? r, m2 इंटू r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना आ गया? x कोऑर्डिनेट एक्सीएम कितना आ गया बच्चों? एक्सीएम कितना आ गया? m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, वाईसीएम कितना होगा? कोई बता सकता है? तो आपके मन में आया होगा, आप बोल रहे होंगे जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, आप बोल रहे होंगे कि 0। बिल्कुल सही है, जेडसीएम 0, क्योंकि y1 0 है, y2 भी क्या है? 0 है। आप इस फॉर्मूले में अगर डालते हैं m1 y1 क्या बच्चों? 0 है। ऑब्वियस ही बात है, इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0। क्यों 0? y1 का वैल्यू पुट करो 0, y2 भी क्या है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। और जेडसीएम भी आपका कितना आएगा बच्चों? 0 ही आएगा। एग्री? तो एक्सीएम यानी एक्स पे ही होगा ना, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो इनके बीच में ही करेगा, एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। अब r1, तो r1 किसके इक्वल है? आप कोऑर्डिनेट से मतलब क्या समझते हैं? ओरिजिन से डिस्टेंस, उसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना। एक्स के अलोंग है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के अलोंग है तो वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स के अलोंग है ना, तो r1 कितना हो जाएगा बच्चों? एक्सीएम के इक्वल होगा कि नहीं? अरे इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक्सीएम कॉमा वाईसीएम लिखोगे कि नहीं? एक्सीएम, देखो एक्सीएम वाईसीएम यही होगा ना इसका कोऑर्डिनेट, वाईसीएम एंड जेडसीएम यही होगा ना। तो r1 क्या हो जाएगा? r1 बोले तो एक्सीएम के इक्वल होगा। कितना होगा उसका वैल्यू? अपन फाइंड कर चुके, कितना है बच्चों? m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, r1 फाइंड किया, r2 कैसे फाइंड करेंगे? अरे ये तो कोई भी बता देगा, चलो बता दो क्या होगा सर। ये r2 बोले तो ये डिस्टेंस, और इसमें तो कोई भी बता देगा कैसे। ये r है, ये r2, r माइनस r1 कर दो ना, आप पूरे में से इसको माइनस कर दो, r माइनस r1 करें तो बच्चों देखिए r माइनस r1 का वैल्यू m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? m1r प्लस m2r माइनस m2r कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों? यहाँ पे r2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब दोनों फॉर्मूले को देखिए ध्यान से। r1 तो यहां पर ऊपर में क्या है? m2, r2 तो ऊपर में क्या है? m1। बात समझ रहे हो नहीं? मामला उल्टा है कि नहीं ऑब्जर्व कर पाया? चलिए देखिए, चलिए दिखाता हूं मैं क्या आपने ऑब्जर्व किया। ध्यान से देखिए, अगर r1 अपॉन r2 का रेशियो हम निकाले, r1 अपॉन r2, तो ये तो जानते हैं m1 प्लस m2 बेस में कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल हो जाएगा।
तो बचेगा क्या, m2 प्लस m2 अपॉन m1 क्या होगा बच्चों, m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1। मामला समझ रहे हो, r1 है तो ऊपर क्या है m2 है, r2 है तो क्या है नीचे में m1 है। इससे क्या समझ रहे हैं अपन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बोल सकते हैं कि नहीं। जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, जिस मास से आप मतलब यहां से इससे करेंगे r1, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, r1 प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा m2 के। यानी m2 अगर ज्यादा होगा, m2 क्या होगा, ज्यादा होगा तो r1 क्या होगा बच्चों, m2 अगर ज्यादा होगा तो r1 क्या होगा, कम होगा ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अब देखते हैं इस बात को। इफ m1 is greater than m2, m1 is greater than m2, then क्या होगा, r1 is less than r2। मतलब अब मान लो कि m1 100 kg का है, 100 kg है और एक 20 kg है, ये 100 kg है 20 kg है, तो r1 क्या होगा, r1 कम होगा। यानी r1 किसके क्लोज होगा, m1 के। r1 किसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, m1 का ना। तो मतलब ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियर हेवियर मास। कैसे, अगर ये ज्यादा है बच्चों, ये ज्यादा है, ये मास इधर ज्यादा, समझो ना, इधर वेट ज्यादा है और इधर कम है, तो अब बैलेंस किधर करोगे, जिधर ज्यादा होगा, जो मैंने अभी नोटबुक में फिल करवाया था ना आपको, तो जिधर ज्यादा होगा, ये 100 kg और ये 20 kg, तो आप यहां पर लगाओगे फिंगर तो बैलेंस होगा। इधर जाओगे तो इधर ज्यादा वेट है ना, अब जितना इधर इसके क्लोज जाओगे तब बैलेंसिंग का चांस है। यानी m2 m1 अगर ज्यादा है तो r1 क्या होगा, कम होगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा इसका उल्टा, इफ m1 is less than m2 then r1 is greater than r2। और अगर ऐसा होगा, if m1 equals to m2 then क्या होगा बच्चों, then r1 भी क्या होगा, r2 के इक्वल होगा। यानी सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, r1 इक्वल्स टू r2 का मतलब क्या, मिड पॉइंट। अपन क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट पे आएगा। कहां पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा, जब दोनों सेम होगा तो आपको कहां पे मिलने वाला है सेंटर ऑफ मास बच्चों, मिड पॉइंट पे। अगर दोनों 10-10 kg का है और ये मासलेस है तो कहां पे मिलेगा आपको, मिड पॉइंट पे। आपको कहां मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे मिलेगा। ओके, अब समझो इसको, इस वाले को थोड़ा एक्सटेंड करें अपन, कैसे, r1 m1, ओके, और ये क्या हो गया, r2 m2। यहां से अपन लिख सकते हैं r1 m1 माइनस r2 m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये पहले का है ना, इधर पहले का आपका ऑलवेज एंड ऑलवेज ये क्या होगा, 0। इंपॉर्टेंट है ये, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मोमेंट किसका, मास का। m1 इंटू r1, m1 को r1 से मल्टीप्लाई करो तो एक क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉक एक दूसरे को क्या करेगा, काउंटर करेगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ये इधर, ये वाला इधर बेंड करेगा ना, ये नीचे आना जाएगा इधर। यानी इसका डायरेक्शन क्या, अगर बोले तो ये देखें ACW एंटी क्लॉकवाइज, और इसका क्या होगा बच्चों, क्लॉकवाइज होगा CW। बोले तो दोनों का, अगर इसका जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो मास से, ओके, मास का और ये डिस्टेंस, और इसका मास और इसका डिस्टेंस, अब दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, ऑलवेज 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये लिख दे, ओके। मोमेंट ऑफ मास, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट
ऑफ मास, और ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा बच्चों, जीरो। एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट कितना है इसका, जीरो। फोर्स तो यहाँ पे क्या है, दोनों में जी जी कॉमन करके, चलो उससे कोई मतलब नहीं, अपने को इतना ही सीखना है ना, बेंडिंग मोमेंट आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो m1 इंटू r1 और m2 इंटू r2 दोनों का सब्सट्रैक्शन ऑलवेज क्या आएगा, जीरो। ओके, अब समझते हैं इससे अपन शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं इसका। तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसमें देखेंगे कि इससे कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वाले को ध्यान में रखिए कि क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ऑलवेज लाइज नियर हेवियर मास, हेवियर मास के नजदीक होगा। तो कुछ पॉइंट मैं पहले नोट में लिखवा देता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बस पेशेंस के साथ देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं समझ में आएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। फिजिक्स सब्जेक्ट ही इजी है, बस लिंक्ड है, इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। फिजिक्स जो पेपर है वो बहुत ही आसान है वो। चलिए देखिए, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करके पढ़िए। तो नोट में लिखिए, नोट पहला फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास, सीएम मैं लिखूंगा शॉर्ट में, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियर हेवियर मास, हेवियर मास के नजदीक होगा। ओके, सेंटर ऑफ मास always lies between mass, या बोल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग देम, ऑलवेज लाइज बिटवीन line joining between them बोले तो मास के बीच में जो लाइन ज्वाइन होगा उसी के बीच में क्या लाइज करेगा, सेंटर ऑफ मास। और एक पॉइंट और लिख दीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी, सेंटर ऑफ मास किसका बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल body will exist on their geometrical center, on their geometrical center। ओके, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। मान लीजिए ये स्क्वायर है, होमोजेनियस की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अलग अलग, ये स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। बात समझ आ रही, अगर सिमेट्रिकल है तो उसका कहां पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब क्वेश्चन देखते हैं, बस देखते रहो,
कंसंट्रेशन के साथ, स्ट्रेस में नहीं, है ना, रिलैक्स, क्योंकि एक रिलैक्स माइंड ही सीख सकता है, स्ट्रेसफुल माइंड कुछ भी नहीं सीख सकता है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ट्रायंगल दे दिया, बोला इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। इसका क्या फाइंड करो? सेंटर ऑफ मास। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों फाइंड करना है। ये कुछ भी नहीं, इमेजिनरी रॉड्स है ना, मास है आपका यहां पर दिया हुआ, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो पॉइंट मास के लिए पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो रिजिड बॉडी के लिए, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी सिर्फ क्या है, मास, पॉइंट मास के लिए पढ़ रहे हैं। ओके चलिए, तो ये M1 है, यहां पर ये क्या है, एक ये M2 है और ये M3। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, चलो सब क्या है, सेम है, M और इसका साइड दिया हुआ है A। कैसा ट्रायंगल है बच्चों? इक्विलैटरल हो गया ना। तो इसका फाइंड, क्वेश्चन है आपका, फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, कहां से फाइंड करना ये तो बताएगा ना जी। फ्रॉम दिख रहा है आपको, ये फ्रॉम एनी वन मास, किसी भी मास से आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। फ्रॉम एनी वन मास, फ्रॉम एनी वन मास, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये 3 मासेस है ना, ये तीनों को अगर ज्वाइन कर दें, देखो मतलब क्या है, बस ये समझना है आप देखो। मतलब ये है कि तीनों मास को अगर रॉड से ज्वाइन कर दें तो कहां पे अपन उसको बैलेंस कर सकते हैं, कहां पे अपन, कोई एक पॉइंट होगा जहां पे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अपन, है ना। तो वो फाइंड करना आपने को कैसे करेंगे? हमने मान लिया बच्चों, यहां पर आप ओरिजिन ले लो, देखो ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, वाई एक्सिस, और इसको हम क्या ले लिए, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओके, अब सोचो सबका कोऑर्डिनेट लिखो, जैसा कि मैंने अभी सिखाया था आपको 2 मासेस के लिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 0,0। जेड तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्स होगा या तो वाई होगा, जेड है ही नहीं, 0,0। इसका कोऑर्डिनेट एक्स में ट्रेवल करो, कितना हो जाएगा, A,0। कहने का मतलब ये क्या है, ये क्या है बच्चों, x1 y1, x1 y1, और ये क्या है बच्चों, x2 y2। समझा ये बात? अब इसका क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो x होगा, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0। अब इसका देखेंगे तो क्या होगा, तो इसका निकालने के लिए वेक्टर चैप्टर आप याद करो, बस बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये एंगल कितना होगा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, मस्ट बी 60 डिग्री। हो गया कहीं? तो कंपोनेंट निकाला जानते हैं ना वेक्टर का, ये है तो ये कॉस और ये साइन। जो कांटेक्ट में होता है, जो कांटेक्ट में होता है वो क्या होता है, कॉस, सी फॉर कॉस एंड सी फॉर कांटेक्ट। अरे कांटेक्ट नंबर है ना, तो ए कॉस 60 और ए साइन 60, वही आएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए कॉस 60, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों, ए साइन 60। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं आपको। चलिए, वेक्टर चैप्टर में आप ये पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है, बेसिक है। चलिए दिखाते हैं आपको, यही था ना जी वेक्टर में, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है और ये 60 डिग्री पे है, तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाल देते हैं, वेक्टर ए है तो इसका कैसे निकालोगे, देखो यहां पर ऐसे ड्रॉप करते हैं ना परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, cos 60 होगा कि नहीं, ये x जो आएगा ax, वो क्या होगा, a cos 60 होगा कि नहीं, यही होगा ना, a cos 60।
और ए वाई की बात करें तो क्या होगा, ए साइन 60, यही हुआ ना बच्चों, समझ आ रही बात। चलिए इसका वैल्यू में लिख देते हैं। वैल्यू क्या आएगा बच्चों, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू बोलो कितना होता है 1/2, तो ये क्या होगा a/2 कॉमा, और इसका sin 60 का √3/2, तो √3/2 ये आ गया ना। तो ये क्या हो गया x3 हो गया ये, और ये क्या आ गया बच्चों y3। अरे एक्चुअली ये इसका है ना, इसी का है ना, मैंने इधर लिख दिया, ऊपर जगह नहीं था, स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ लिख दिया। निकालिए y निकालिए, x निकालेंगे बच्चों कैसे, x m1 y1, चलो m1 इज m, y1 इज m1 x है ना, तो x1 इज 0 प्लस m2 इज m, x2 कितना है बच्चों a है, m3 कितना है m है, और x3 का वैल्यू कितना है बच्चों a/2, x3 का बच्चों कितना वैल्यू a/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, और सब की सब क्या है mm है, तो कितना आ जाएगा बच्चों xcm m1a और m1a/2, 1 प्लस हाफ कितना 3/2, और ये 3 हो जाएगा 3/2ma डिवाइडेड बाय 3m, m से m कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 चले जाएंगे, तो xcm का वैल्यू कितना आ गया बच्चों a/2 पे, कितना पे आएगा a/2, xcm कितना आ गया a/2, ycm निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए ycm देखते हैं। ycm ycm यहां देखते हैं बच्चों, उधर स्पेस नहीं है, चलिए ycm m1 y1, m1 कितना है बच्चों m1 कितना है m1 m है, y1 इज 0, m2 कितना है m, ओके 0 इंटू 0 प्लस m, और ये कितना है √3/2, √3/2 है, ये स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से इधर लिख देता हूँ, एक्चुअली बोर्ड का उस साइड में नहीं आ रहा होगा, आपके कैमरे में, चलो मैं और छोटा लिख देता हूँ, ycm m0, ओके m0 m इंटू 0 प्लस √3/2 ma, ओके ये होगा ना √3/2 ma डिवाइडेड बाय m प्लस m, ओके, तो ycm कितना आ गया ycm, अब देखो ये 3m होगा तो ये √3 कितना हो जाएगा √3 ma, और ये नीचे 2 तो आ ही जाएगा, और ये 3m को क्या लिख सकते हो बच्चों √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ना अब ध्यान से देखो, √3 इंटू √3 का मतलब क्या होता है 3 होता है ना, √3 इंटू √3 क्या होगा बच्चों 3 होगा, तो √3 देखो 1 2 3 हो जाएगा ना, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3m होगा, तो √3 इंटू √3 लिखा ताकि ये कैंसिल हो जाए, चला गया mm कैंसिल हो गया, अब बचा कितना ycm a/2 √3, अब xcm मिल गया अपने को, ycm मिल गया, नहीं अपने को तो बताना है कि कहां पे लाई करेगा, कहां पे होगा, कौन से पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को, ये बोल रहा है कि यहां से आपका a/2 पे होगा, a/2 बोले तो इसका 50% बोले तो देखो, मतलब ये गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं आप कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी पे लाई करेगा, क्यों क्योंकि ये लाइन कौन सा ग्राफ है, x इक्वल्स टू a/2 का ग्राफ है कि नहीं है, x इक्वल्स टू a/2 का है ना, अरे यहां से ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे गए a/2, और कौन से डायरेक्शन में h डायरेक्शन में,
तो ये x इक्वल्स टू a/2 का है कि नहीं, ये लाइन x इक्वल्स टू a/2, यानी इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास होगा, ये कंफर्म है। अब कितने हाइट पर होगा वो भी यहां पर है, देखो 2/a/2/√3 पे होगा, मतलब कहीं इस लाइन पे कहीं पे होगा। मान लिया हमने कि यहां पर सेंटर ऑफ मास क्या है, ये सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया कितना बच्चों, आपको लिख सकते हैं आप चाहे तो a/2 अपॉन और क्या है a/2√3, ओके, XCM एंड YCM आ गया कि नहीं। लेकिन आप बोलेंगे कि सर अगर RCM फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे RCM, तो मैंने आपको बताया ना, RCM फाइंड कर सकते हैं ना। ये आ गया एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, बोले तो क्या RCM वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, पहले RCM वेक्टर लिखो, XCM I कैप, जो मैंने सिखाया था आपको, XCM I कैप प्लस YCM J कैप। YCM कौन सा कैप बच्चों, J कैप, ओके। तो XCM का वैल्यू इधर है, YCM ये है, तो ये R का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बोले तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2√3 का स्क्वायर, ओके। a/2 दोनों में कॉमन है कि नहीं, a/2 को बाहर कर लो, तो ये r इक्वल्स टू कितना आ गया a/2 और ये हो जाएगा कितना 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 1 और 1/3, 3 प्लस 1 कितना 4/3, ये कितना हो जाएगा 4, चलो मैं कर दूं क्या, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो a/2 और ये कितना हो जाएगा 4/3, 4/3। अब ध्यान से देखिए, √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा नहीं, r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो a/2 और ये क्या आ गया 2/√3, तो आंसर कितना हो गया 2 कैंसिल, a/√3 कितना आ गया, ये a/√3। ये रिजल्ट आप याद करके रखेंगे, ये जरूरत पड़ेगी है ना। तो ये RCM का वैल्यू कितना आ गया, ये वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ बात करें तो कितना आ गया बच्चों, ये RCM का वैल्यू कितना आ गया a/√3, ये आप याद रखें, a/√3, ओके, a/√3। चलिए अब सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी देखते हैं। सेंटर ऑफ मास किसका, रिजिड बॉडी का। तो याद रखेंगे कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में a/√3। अगर मान लो ये 3 रॉड होते, मास नहीं होता, तीनों रॉड का मास क्या होता सेम, तब भी कहां पे आता बच्चों, सेंटर ऑफ मास a/√3, ओके। एक क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ किसका देखेंगे, रिजिड बॉडी का, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये तो एक पार्टिकल 2 पार्टिकल के लिए है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तो क्या होगा, तो कहां पे होगा। अब इंटीग्रेशन थोड़ा आपको आना चाहिए है ना, जो आगे मैं बताना जा रहा हूं, इसमें आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो स्टार पॉइंट बनाकर लिखिए आप, क्या देंगे हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। चलिए देखते हैं क्या होता है। सपोज कोई एक रिजिड बॉडी है, सपोज मान लो ऐसे आर्बिट्रेरी कोई भी ले लो है ना, एक रिजिड बॉडी है, पूरा मटेरियल है इसमें है ना, रिजिड बॉडी, ओके। अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, आपका बिल्डिंग ही है मान लो इस तरह का, किसी कोई भी शेप ले लो, आपकी बिल्डिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे।
तो पहले कोऑर्डिनेट बना लीजिए, किसके अबाउट आपको फाइंड करना है, किससे डिस्टेंस निकालना है ना, किस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, एक्स और ये वाई। घर का मान लो इस बिल्डिंग का है जिसमें मैं हूं, इसका बताना है सेंटर ऑफ मास। तो पूछेंगे ना हम कि सर कहां से बताना है, तो बोले ग्राउंड से, तो ग्राउंड में भी किस कॉर्नर से बताना है ना, तो कॉर्नर भी है ना, तो किस कॉर्नर से बताना है। तो मैंने फिक्स कर दिया कि इस पॉइंट से आपको इसका सेंटर ऑफ मास का वैल्यू बताना है, कहां पर ये बैलेंस कर सकते हैं अपन। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो एक छोटा सा पार्ट, इसमें क्या कट करोगे, मैं पूरे बिल्डिंग में से मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा पार्ट को मैं कट करूंगा। कट बोले तो बाहर निकालने की जरूरत नहीं है ना, ये देखिए मैंने ये इसको कट कर लिया, ये जो है ना इसको मैंने कट कर लिया। ओके, इसका मैंने मास एज्यूम कर लिया, वहां पे वेट कर लेंगे प्रैक्टिकल में। अच्छा चलो एज्यूम कर लेंगे, है ना। इसका बहुत ही छोटा है ये, मैंने इतना जो मेरा बताया ना, इतना नहीं है, बहुत छोटा है, समझ रहे हो। मान लो इतना मास है, बस एक डॉट डॉट देख रहे हो ना, डॉट इतना ही है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है ताकि आप देख सको, है ना, फील कर पाओ। बहुत ही छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मास, है ना। और इसका हमने डिस्टेंस यहां से मेजर किया ओरिजिन से, तो ये आर है, कितना है ये आर, है ना। बोलते आर, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, लेकिन इसका पूरे बॉडी का नहीं है, किसका है ये, इसका। ओके, इसका मास मान लो कैपिटल एम है, पूरे बॉडी का, पूरे बिल्डिंग का मास कितना है, कैपिटल एम। हमें किसका पोजीशन वेक्टर बताना है, इस पूरे बिल्डिंग का। ये पूरा जो है ना रिजिड बॉडी, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है ना, ब्रिक्स है, कंक्रीट है, सब लगा हुआ ना, आयरन लगे हुए हैं इस बिल्डिंग में। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, RCM, आर किसका, सेंटर ऑफ मास का, इंटीग्रेशन ऑफ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन का साइन देख करके, DMR डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, कुछ भी नहीं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ DMR डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। ओके, अब ये R किसका है, ये R सेंटर ऑफ मास का है ना। अब ये RCM कहीं बताएगा कि इस पॉइंट पे बैलेंस होगा, यहां बैलेंस होगा, यहां बैलेंस होगा, किस पॉइंट पे बैलेंस। ये क्या है, यहां पे मैं लिख दूं वेयर समेशन ऑफ DM का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ बॉडी। अरे DM मान लो छोटे से का DM, इसका मास कितना है, DM लिया ना छोटे से का, तो DM सबको ऐड करोगे, हर एक ब्रिक को, सैंड को ऐड करते जाएंगे तो आपका क्या पूरी बिल्डिंग का मास मिल जाएगा कि नहीं। तो DM का इंटीग्रेशन मतलब सम, बोले तो मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ, ये क्या, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। R क्या है, सिर्फ अगर हम R की बात करें, CM नहीं, तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल जो हमने लिया है, या इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्टिकल, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमने यहां पे यूज किया, वेक्टर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका आंसर सबको पता है, सारे बच्चों को पता है, फिर भी फाइंड करना है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। ओके, चले, तो ये दो फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है, मैं पहले बता दूं यहाँ पे, ऐसे आप इसी को लिखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 cm अगर आपको दिख जाए, 1 cm निकालना हो तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, DMX डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। अगर YCM रिजिड बॉडी का निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर YCM निकालना हो बच्चों, अगर इसी को आप याद रखें, है ना, और कोई चेंज नहीं है, केवल यहां पर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ओके, तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियरेंस होगा, पूरा ये क्लियर हो जाएगा ये क्या है। तो एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर सबको पता है। ओके,
किसी को भी जो नहीं जिसको आता है उसको भी पता है, मान लो जिसको नाम है ना 8वां 10वां क्या उसी को उसको भी आता है। तो क्या है वो, मतलब जिसको नाम नहीं लिखने आता उसको भी आंसर पता है। तो कैसे सर, मान लो हम 6 मीटर का आपको रॉड दे दें, रॉड है ना, और होमोजीनियस है, डेंसिटी हर एक जगह सेम है, तो किस पॉइंट पे बैलेंस करोगे आप? किसी से भी पूछोगे अपने गांव में तो बता देगा कि अरे 6 मीटर का है तो क्या पे होगा 3 मीटर पे, 3 मीटर पे उसको रखो, वो बैलेंस हो जाएगा, नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा। 6 है तो कितना 3, यानी आंसर पता है कि L लेंथ है अगर रॉड का तो उसका आंसर कितना आएगा L/2, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे इससे ताकि आपको फील आए इस फॉर्मूले का। चलिए तो फाइंड करना आपने को, फाइंड सेंटर ऑफ मास, आप लिखिए मैं बोल देता हूं, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। दो ही एंड होंगे ना रॉड के, तो किसी एक एंड से क्या बताए आप, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, किसी एक एंड से क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो सबको जिसका आंसर पता है, ओके, तो मैंने क्वेश्चन बोल दिया, फाइंड सेंटर ऑफ मास, एक रॉड है जिसका मास m है, चलिए तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। रॉड है, उसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, सबको आंसर पता है, कितना होगा आंसर L/2। देखते हैं कैसे आता है, L है, ओके, और इसका मास कितना है बच्चों कैपिटल M। तो पहले क्या करो, ओरिजिन क्रिएट कर लो, जहां से फाइंड करना वहां पे क्या क्रिएट कर लो बच्चों, ओरिजिन। चलिए तो हमने इसको y एक्सिस बना दिया, ये क्या है y एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, दिस इज x एक्सिस। आपको फील आना चाहिए है ना। अब क्या करो, आप एक छोटा सा मास कट कर लो, जैसा अभी मैंने बताया था, छोटा सा बिल्कुल है ना। चलिए छोटा सा एक मास कट कर लिया हमने, एक छोटा सा बिल्कुल ये है ना, आपको दिखाने के लिए बड़ा सा है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बहुत ही छोटा सा मास हमने कट किया। इसका लेंथ हो गया, ये लेंथ यही कट किया ना हमने, dx कितना है, ये थिकनेस कितना है इसका dx, ओके, और इसका मास का वैल्यू कितना है dm, कितना है dm, और ये कितना डिस्टेंस पे लिया है x, कितने डिस्टेंस पे लिया बच्चों x। कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, और यहाँ इस पॉइंट एंड का कोऑर्डिनेट क्या होगा L,0। एग्री, ओके। अब चलिए देखते हैं dm का वैल्यू निकाल लो, चलो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं dm का। L लेंथ का मास कितना है बच्चों कैपिटल M, है कि नहीं, तो 1 का कितना हो जाएगा m/l। यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा आपने है ना। अरे 2 बॉक्स में 10 एंड है, देखो यहाँ पे सीखो, 2 बॉक्स में कितने एंड है 10, एक बॉक्स में कितना होगा 10/2। अब बोलेंगे 5 मत नहीं बोलने का, अपने को सीखना है तो 10/2 बोलना पड़ेगा है ना, ये याद रखो, हर एक जगह काम आएगा आपको। अब जितने बॉक्स में पूछेगा कि कितने अंडे हैं आप बता सकते हो कि नहीं, 3 बॉक्स में पूछेगा तो 3 से, 5 बॉक्स में पूछेगा तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 से। बात समझ में आ रही नहीं, एक में निकाल लो और जितने में निकालना आप मल्टीप्लाई कर दो। L लेंथ का मास कितना है m, तो 1 का कितना होगा m/l। कितना लेंथ का निकालना बच्चों dx लेंथ का कितना होगा m/l इंटू dx, और यही मास कहलाएगा किसका dm होगा, यही क्या होगा dm होगा। समझ में आ रही बात, ये बॉक्स वाला याद रखना है ना, 2 बॉक्स में 10 अंडे तो एक बॉक्स में 5 नहीं 10/2 डिवीजन होगा है ना। और जितने में पूछना आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं dm आ गया अपना, dm कितना m/l इंटू dx। अपने को पता है एक बात, ये देखने से आपको सिमेट्री से पता चल जाएगा,
कि सेंटर ऑफ मास जो होगा, ये थिकनेस कम है इसका, है ना, वो कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, वाई में उसकी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो एक्स में है ना, ऐसे रखा हुआ है ना एक्स के लॉ। एक्स सी एम उसी फॉर्मूले का, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएमआर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएमआर था ना, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, एक्स है कि नहीं, और एक्स डिस्टेंस पे है ना, तो डीएम क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और लिमिट कहां से कहां तक होगा बच्चों, x इक्वल्स टू 0, x देखो x इक्वल्स टू 0 का है यहाँ, और x का वैल्यू l कहां पे हो गया, यहाँ पे ना, तो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू कहां तक, l तक, x इक्वल्स टू l तक, ओके, 0 से l, लिमिट क्या होगा 0 से l, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट दे दे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l, dm का वैल्यू वहां से लिखिए कितना है, m बाय l dx, और ये x है ना, पोजीशन से आया x, डिवाइडेड बाय ये dm ऐड करोगे, ये dm है ना, dm यहां से dm ऐड करो, dm यहां से ऐड करो dm यहां तक, तो क्या हो जाएगा, पूरे मास, रॉड का मास आ जाएगा कि नहीं, पूरे किसका होगा, रॉड का मास आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये यहां पर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M होगा कि नहीं, मास ऑफ रॉड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले m बाई एल कॉन्स्टेंट है, निकाल लो बाहर से, निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, XCM, आंसर सबको पता है कितना आना है, L बाई 2, क्योंकि YCM 0 होगा अभी, m बाई एल, और इसका इंटीग्रेशन करोगे x dx का, x dx, लिमिट कहां से, 0 से L, और ये क्या होगा बच्चों, m, ओके, ये क्या हो गया, m होगा नीचे, ये इसका इंटीग्रेशन करोगे x का तो कितना आता है, x स्क्वायर बाई 2, ये m और ये m कैंसिल कर दो, तो क्या होगा 1 बाय l, और ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से l, 0 से l पुट कीजिए, कितना हो जाएगा ये 1 बाय l, l स्क्वायर बाय 2, आप जानते हैं तो L से L क्या होगा, ये एक L चला जाएगा, L बाई 2 आ गया कि नहीं, तो XCM कितना आ गया बच्चों, L बाई 2, कितना आ गया, ये आंसर आ गया कि नहीं, अपने को आंसर कितना मिल गया, L बाई 2, ये सबको पता था। YCM भी क्या होगा, 0, तो XCM ही होगा ना, अंडर रूट L बाई 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज L बाई 2, 50% पे बैलेंस होगा, ये हमने सीखा है। एक क्वेश्चन इसका आज बढ़िया वाला लेंगे, है ना, नोट कर लिया आपने, तो फील आया कि आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मास डेंसिटी जो होगी अलग होगी, मास डेंसिटी क्या होगी, अलग होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, Q3। मान लीजिए किसी रॉड का मास डेंसिटी दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस x बाय एल, 1 प्लस x बाय एल, ओके। पूछा है आपसे कि मास फाइंड करो, फाइंड मास, फाइंड क्या करना है बच्चों, ये लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, फाइंड करने को बोल रहा है आपको, फाइंड मास ऑफ रॉड, फाइंड मास ऑफ रॉड एंड इट्स CM from one end, CM from one end, okay, this is our question। ये आपको दिया हुआ मास डेंसिटी, ओके, रॉड का मास डेंसिटी, चलिए सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले एक रॉड बनाओ, उसका मास भी गिवन नहीं है, पिछली बार तो मास गिवन था, इस बार मास भी नहीं गिवन है। तो कैसे करेंगे बच्चों? एक रॉड बना लो आप, कैसा भी, क्योंकि हर एक जगह सेम नहीं है ये, पिछले वाला क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा, सेम प्रोसेस। यहाँ पे क्या, इस पे वाई एक्सिस, ओके, और इस पे हमने बना लिया एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। एक छोटा सा मास कट करेंगे, पहले क्या करेंगे, छोटा सा मास कट करेंगे। हमने एक मास कट किया, सपोज ये है ना, ये कितना है, dx, कितने थिकनेस का किया हमने, कट किया मास dx, और इसका वैल्यू आया dm, मास कितनी है इसकी, dm, और ये कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ओके, कितने डिस्टेंस पे हमने लिया, x। चलिए, तो अब पहले dm फाइंड कर लो, पहले अपने क्या निकालो, dm। dm क्या होगा, एक्चुअल में ये क्या है, ये रो जो है वो क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या है बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी। मतलब क्या, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन एक का इसका ऐसा है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन क्या है, ये लेंथ। और फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि नहीं। लेकिन ये कौन सी डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी, क्योंकि लीनियर है ना, रॉड है ना, तो लीनियर है, तो क्या है, ये क्या दिया हुआ, मास पर यूनिट लेंथ, ये है, ये समझ में आ रही बात, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको निकालते हैं यहां से, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी नहीं है। मैं लिख देता हूं यहां पर, लीनियर मास डेंसिटी, ओके, मैंने बोल भी दिया आपको, लीनियर मास डेंसिटी। तो कैसे होगा, सोचो, यहां से करेंगे तो L मल्टीप्लाई होगा ना, तो dm की अगर बात करें तो क्या होगा, dm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो, और L बोले तो dx, यहां पे है ना, रो dx, यही आएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ है ना। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या हो, मास पर यूनिट लेंथ, देखो मास आई लेंथ है ना, इसका मास dm है और इसका लेंथ कितना है, dx है, समझ में आ रही बात। तो dm अपॉन dx ही होगा ना, ये रो है क्या, dm अपॉन dx का रेशियो ही तो है, ओके। तो ये आ गया dm रो dx। अब dm रो dx, रो का वैल्यू कितना दिया हुआ, चलो dm, अच्छा m निकालना है, अगर पूरे का मास निकालना है तो मान लिया हमने लेट, इस रॉड का मास क्या है, लेट एज्यूम कर ले, कैपिटल M। कैपिटल M का वैल्यू बताना है अपने को, तो कैपिटल M क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और कहां से, ये L लेंथ है, L लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, कितना है इसका लेंथ, L। तो 0 से 0 बोले तो यहाँ पे 0,0, और ये क्या हो जाएगा, L,0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, L,0, तो 0 से L, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm का वैल्यू क्या है बच्चों, dm रो dx, रो dx, 0 से L तक, 0 से कहां तक, 0 से L तक, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू L तक, x इक्वल्स टू L, ओके। अब रो का वैल्यू कहां से पुट करेंगे, यहां से पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं, m dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, 0 से L है ना, dm का, चलो तो dm क्या हो जाएगा, रो, पहले रो का वैल्यू, रो नॉट 1 प्लस x बाई L इंटू dx, इंटीग्रेट करेंगे अपन। अब रो नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, रो नॉट क्या है, कांस्टेंट है, रो नॉट कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लें इसे। चलिए, तो m इक्वल्स टू रो नॉट,
इंटीग्रेट करना शुरू कर, dx का क्या होगा, 1 का क्या होगा, x होगा, x प्लस ये x आ गया और ये x 0 से l प्लस ये क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2l और ये क्या बचा होगा 0 से l। तो इसका l वैल्यू पुट करो, 0 वाले पुट करने की जरूरत नहीं, 0 आ जाएगा, है ना। तो इधर देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है, डरने की जरूरत है आप लोगों को। m इक्वल्स टू रो x, ये क्या होगा, l हो जाएगा, l बराबर है, ओके। रो नॉट तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना जी, रो नॉट, है ना, ये क्या l और ये क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और ये अपन 2l, एल स्क्वायर अपन 2l, l से एक l चला जाएगा ना, तो l बाई 2 ही बचेगा ना जी। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2l, l कैंसिल, तो क्या हो जाएगा l बाई 2, l प्लस l बाई 2, l प्लस l बाई 2। बच्चों क्या लेंगे तो कितना आएगा, 3 बाई 2l। तो ये यहाँ से मास का वैल्यू कितना आएगा, या बोले तो dm कितना आ गया, dm का कितना आ गया वैल्यू, 3 बाई 2 रो नॉट l, 3 बाई 2 रो नॉट l। इसको ध्यान रखेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। अभी तक तो कुछ सॉल्व ही नहीं किया, हमने m निकाला है ना। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, मास ऑफ रॉड बोला था, ये सॉल्व कर देना हमने। दिस इज द मास ऑफ रॉड, 3 बाई 2 रो नॉट l, ओके। अब निकालना हमें क्या, सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला याद करो आप, RCM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DMR अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, जो कि x एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं XCM, या RCM लिखो, है ना, XCM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DMR, R बोले तो क्या x है यहाँ पे, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। इंटीग्रेशन ऑफ DM का वैल्यू आ चुका है अपने पास, 3 बाई 2 रो नॉट l, ओके। यहां से लिख सकते हैं XCM इक्वल्स टू DM का वैल्यू कितना है बच्चों, रो नॉट dx, यानी रो का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, रो नॉट 1 प्लस x बाय l और ये dx, ओके। ये dm का वैल्यू है ना, dm का वैल्यू लिखते हैं, चलिए dm का वैल्यू यहां पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट 1 प्लस x बाय l, ओके, dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, dm x ना, तो ये तो dm का वैल्यू मैंने लिखा है, ये इनटू क्या इंटू x जो है पहले से जो है, ये x देख रहे हो, ये x का किसके लिए है, ये रो के साथ है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो रो dx, तो ये रो dx हो गया, ये dm हो गया ना, ये यहां से यहां तक क्या है, ये dm है। और ये जो x देख रहे हैं आप, ये कहां से आया बच्चों, ध्यान से देखो, यहां से आइए, है ना। अब dm का अगर लिखेंगे इंटीग्रेशन तो क्या, और लिमिट क्या होगा, 0 से l। dm देखते हैं, dm कहां से, 0 से l। चलिए आने वाला है बस एक स्टेप आप, XCM, ये क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करो, पहले रो नॉट बाहर निकालो आप, और यहां पर नीचे में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आप 3 बाई 2 रो l, dm का है ना, 3 बाई 2 रो नॉट l। अब देखिए यहां से x को पहले मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, x dx, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, x dx, और ये
प्लस ये थोड़ा कम कर देता हूं मैं, स्पेस का प्रॉब्लम चल रहा है ना यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 0 से l लिमिट है, और x dx, ये x मल्टीप्लाई हुआ ना, x dx अंदर आ गया, ये क्या होगा x स्क्वायर dx, ये क्या होगा x स्क्वायर अपॉन l dx। ओके, चलिए इंटीग्रेट कीजिए, सॉरी अभी ये इंटीग्रेशन ही साइन होगा ना, तो ये इंटीग्रेट कीजिए आप इसको यहां से और इसको। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ये एक्स का पावर क्या होगा 3/3। सॉल्व करते हैं, एक्सीएम ये रो नॉट कैंसिल कर दो ना, ये 2 पर चल जाएगा तो क्या होगा 2/3 और नीचे l, और इसका देखो ये क्या होगा 0 से l है, लिमिट क्या है 0 से l। अब बच्चों ये आप करना जानते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूं। चलिए ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर बाय 2, l स्क्वायर बाय 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो एक्स बोले तो एल हो गया ना, एल स्क्वायर क्यूब चला जाएगा तो एल स्क्वायर बाई 3l, एल स्क्वायर बाई 3l। हाँ एल एक्चुअली क्यूब हो गया, ये क्या होगा एक्स का पावर 2 है ना, तो 3 हो जाएगा ना, dx है 3 हो जाएगा, लेकिन एक एल नीचे है तो क्या होगा कैंसिल होगा। अब इसको सम करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 6, एलसीएम निकालोगे कितना 6 आएगा, और ये 3 और ये 2, 5l स्क्वायर है ना, 5l स्क्वायर बाय 6। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2/3l, और ये हो गया 5l स्क्वायर, 5l स्क्वायर बाय 6, 5l स्क्वायर बाय 6 तो चलो ये कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 से ये क्या हो गया 3 हो गया, और ये l एक चला गया कैंसिल, कितना का बच्चों 5l बाय 9, 5/9l। तो आपका आंसर जो है फाइनल आंसर क्या है बच्चों, मैं बोल भी रहा हूं, लिख रहा होगा आपको 5/9l। आंसर क्या गया आपका 5/9l। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं पर बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अपन, है ना, बाय।